नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में बात करेंगे दावेदार हजार लंबी कतार। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव निपटने के बाद अब भारत निर्वाचन आयोग महाराष्ट्र, झारखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों और उत्तराखंड की एक विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों में लग गया है। माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही निर्वाचन आयोग इन सभी राज्यों में चुनाव की घोषणा कर देगा। इस बीच उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। प्रधानमंत्री की ओर से विशेष लगाव और सनातन धर्म के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में से एक होने के चलते भाजपा के लिए चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। वहीं चुनाव की घड़ी नजदीक आते ही भाजपा कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों पर मंथन शुरू किया है। दोनों ही दलों ने केदारनाथ में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करने के साथ ही जिताऊ उम्मीदवारों पर मंथन शुरू कर दिया है। इसके अलावा भाजपा ने 5 कैबिनेट मंत्री और अन्य नेताओं की ड्यूटी भी केदारनाथ में लगाई है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो सर्वे के आधार पर ही जिताऊ उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारेगी। इसके अलावा कांग्रेस ने उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपकर 1 सप्ताह में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। कांग्रेस का कहना है कि बद्रीनाथ और मंगलौर के बाद केदारनाथ में भी कांग्रेस की जीत तय है। आज इन्हीं से मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले रिपोर्ट। केदारनाथ उपचुनाव के लिए भाजपा कांग्रेस की तैयारी तेज हो गई है और इस कड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की ओर से खटीमा विधायक एवं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि सत्ताधारी दल भाजपा की ओर से पर्यवेक्षक नियुक्त करने के साथ ही मंत्रियों को भी मोर्चे पर उतारा गया है। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली जीत से उत्साहित भाजपा का कहना है कि वो जीत को लेकर आश्वस्त है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष आदरणीय करण मेहरा जी ने केदारनाथ उपचुनाव में पर्यवेक्षण करने के लिए 2 वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगाई है। उनको पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति किया है। और हमारे जो विधानमंडल दल के उपनेता हैं भुवन कापड़ी जी और जो हमारे झबरेड़ा के विधायक हैं वीरेंद्र जाति जी, इन दोनों वरिष्ठ नेताओं को केदारनाथ चुनाव में पर्यवेक्षक की भूमिका में नियुक्त किया है। और इनसे माननीय अध्यक्ष जी ने अपेक्षा की है कि वो यथाशीघ्र जाकर वहाँ के कार्यकर्ताओं से बातचीत करके और उम्मीदवार के संबंध में और उस क्षेत्र की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे ताकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को उसका प्रेषण किया जा सके और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से विचार विमर्श किया जा सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो हर समय तैयार रहती है और हमारी तैयारी आज से ही नहीं, हम लगातार हमारा संगठन काम करते रहता है और सजगता से काम करता है। इसलिए हमें कोई भी किसी बात की कोई चिंता नहीं है और कोई भी सामने हो हम हर समय तैयार है और भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ का चुनाव भारी मतों से जीतेगी। परवर समिति का केदारनाथ जी में भी आशीर्वाद मिलेगा, बाबा केदार का भी। केदारनाथ जी में जनता का आशीर्वाद मिलेगा। उत्तराखंड में जिस तरह से जन सरोकारों पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से जनता की समस्याएं उठा रहे हैं, जिस प्रकार से केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा हमने निकाली, 228 किलो सोना चोरी हुआ, उसका जवाब अब तक नहीं मिला। वहाँ पर कृष्णा माई की गुफा का नाम आपने परिवर्तित कर दिया, उसका जवाब आज तक नहीं मिला। वहाँ पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से जनता नाराज है, हमें पूरा भरोसा है केदारनाथ की जनता आशीर्वाद कांग्रेस को देगी और भारतीय जनता पार्टी का वही हश्र होगा जो बद्रीनाथ में हुआ, जो मंगलौर में हुआ। आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग महाराष्ट्र, झारखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों और उत्तराखंड की 1 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों में लग गया है। माना जा रहा है कि बहुत जल्द निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा कर देगा। वहीं भाजपा कांग्रेस ने जिताऊ उम्मीदवारों पर भी मंथन शुरू कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि पार्टी के पास दावेदारों की लंबी सूची है। वहीं इस बीच भाजपा का दावा है कि उसने सदस्यता अभियान का लक्ष्य भी करीब तय कर लिया है। बता दें कि इस अभियान के तहत 20 लाख लोगों को सदस्य बनाने का लक्ष्य पार्टी ने रखा है, जिसमें से 18 लाख से अधिक सदस्य पार्टी ने बनाने का दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व सदस्यता अभियान
2 सितंबर से प्रारंभ हुआ था और अभी 15 अक्टूबर तक हमारा सदस्यता अभियान चलेगा। 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्यता का अभियान हमारा रहेगा और अभी तक हम अपने लक्ष्य के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं और हम 70% से अधिक अपने लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं। अभी 1 सप्ताह सदस्यता के लिए अभी बाकी है और मुझे लगता है कि काफ़ी करीब हम अपने लक्ष्य के रहेंगे। देखिए, अभी 5-6 कार्यकर्ताओं की सूची है, वो सूची के सारे नाम केंद्र को भेजेंगे। केंद्र जो भी निर्णय करेगा वो सिरोधार्य है। विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 5-5 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। वो गांव-गांव घूमने के लिए मजबूर हैं। 2-2 केंद्रीय मंत्री वहां गांव-गांव घूमने के लिए मजबूर हैं। मुख्यमंत्री लगातार वहां दौरा कर रहे हैं और वहां के जनप्रतिनिधि इनके मंत्रियों की जो है बैठकों में नहीं आ रहे हैं। उन्होंने बहिष्कार किया हुआ है। आम जनमानस जो है भाजपा के कार्यक्रमों में नहीं आ पा रहा है क्योंकि 7 साल का कुशासन केदारनाथ की जनता ने भाजपा का देखा है। पूरा घाटी का व्यापार चौपट हो गया है इनकी गलत नीति के कारण। ये वहाँ का युवा मायूस है, हताश है, निराश है और इनके कान पे जूं नहीं रेंग रही है। झूठी घोषणाएं अब उपचुनाव को देख करके भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और कुल मिलाकर जल्द ही केदारनाथ उपचुनाव का ऐलान होने जा रहा है। इससे पहले भाजपा कांग्रेस ने अब जिताऊ उम्मीदवारों पर मंथन शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि भाजपा में दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल, भाजपा नेता कर्नल अजय कोठियाल प्रमुख दावेदार हैं। जबकि कांग्रेस की बात करें तो पूर्व विधायक मनोज रावत, कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत, कांग्रेस जिलाध्यक्ष कुंवर सजवाड़ के नाम पर मंथन चल रहा है। देखना होगा इन तमाम नामों में से किसके नाम पर अंतिम मुहर लगती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो केदारनाथ के उपचुनाव को लेकर कवायद तेज कर दी गई है क्योंकि जल्द ही चुनाव आयोग जो है कभी भी उपचुनावों की घोषणा कर सकता है। उत्तराखंड में आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार केदारनाथ के होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारियां करती रही है। केदारनाथ के जो मुद्दे हैं उनको लेकर लगातार लोगों के बीच जाती रही है। एक यात्रा कांग्रेस द्वारा की गई। साथ ही बात करें अगर हम बीजेपी की, तो बीजेपी भी लगातार तैयारियां कर रही है और बीजेपी के लिए केदारनाथ उपचुनाव जीतना बहुत जरूरी हो गया है और ये कहीं ना कहीं साख का विषय भी है क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा आस्था का केंद्र हमेशा केदारनाथ रहा है। जनता के लिहाज से अगर हम बात करें तो केदारनाथ में बहुत सारे इस बार जो कांग्रेस है उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, तमाम चीज़ें करी हैं और उनको लेकर अब लगातार बात करें तो विपक्षी दल हमलावर रहे हैं तमाम मुद्दों को लेकर। अब जब उपचुनाव होने हैं तो ऐसे में क्या स्थिति रहने वाली है ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। जो दावेदार हैं, लंबी लिस्ट है एक, चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे वो बीजेपी में हो, और दाव किस पे चलेगा, इन तमाम मुद्दों पर आज बातचीत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सत्यवीर सिंह चौहान जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। शांति भट्ट जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांति भट्ट जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पीसी थपलियाल जी वरिष्ठ नेता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अरुण शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे, फिलहाल वो नहीं है। सबसे पहले शुरुआत सत्यवीर सिंह चौहान जी आपसे करते हैं। विपक्षी दलों का ऐसा मानना है कि केदारनाथ की जो राह है वो आपके लिए इस बार आसान नहीं होने वाली है, इसलिए आप तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि कैसे हम केदारनाथ उपचुनाव को जीतें। आपने अपने मंत्रियों को बैठा रखा है, लगातार वहाँ पर जब सदस्यता अभियान की भी कोशिश की गई थी तब भी बहुत सारे लोग नहीं जुड़े। जो आपने एक मार्जिन रखा था उस मार्जिन को भी नहीं छू पाए। जनता नाराज है, ये तमाम बातें जो है वो विपक्षी दलों द्वारा कही जा रही है। सबसे पहले इस पर रिएक्शन। सत्यवीर जी। यशी जी आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। यशी जी, आज मैं आपके तो फ्रेम में नहीं देख पा रहा हूँ, सिंगल फ्रेम आ रही है। मुझे लगता है कि आपके यहाँ से कुछ आज टेक्निकल चेंजेस हुए हैं। हाँ, फिर भी कोशिश करते हैं कि वो टेक्निकल चेंजेस को हम ठीक कर सकें। आप अपनी बात को पूरा करें। हाँ यशी जी, जो हमारे जनजात विरोधी रहे हो, जो हमारे वैचारिक और सैद्धांतिक और हमारे पार्टी की कार्यशैली से जो
कभी सहमत नहीं हुए, आज कैसे सहमत हो सकते हैं कि केवल एक चुनाव को जब उत्तराखंड के अंदर होता है ये तो और हमारे लिए तो कोई भी चुनाव आता है, चाहे पंचायत का छोटा चुनाव आता है तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी अब ढलान की ओर आ गई है। जबकि उनको समीक्षा करनी चाहिए अपने दल की। भाई हमारे खासकर कांग्रेस को या कम्युनिस्ट तो खत्म ही हो गई भारत के अंदर, एकमात्र मुझे लगता है केरल में उसका थोड़ा बहुत अस्तित्व रह गया है और पूरे देश भर में तो वो खत्म हो गई है। और कांग्रेस तो एक ऐसी पार्टी थी जिसका एक समय हुआ करता था कि जिसको बोलते थे कि प्रधान बनेगा तो प्रधान बन जाता था, जिसको बोलते थे कि प्रधानमंत्री बनेगा प्रधानमंत्री बन जाएगा। ना आज प्रधान के लिए कैंडिडेट मिल पा रहा है, ना प्रधानमंत्री के लिए कैंडिडेट मिल पा रहा है। और केदारनाथ की जब बात आती है तो केदारनाथ तो हमारे विधानसभा का नाम तो केदारनाथ है ही, मगर बाबा केदारनाथ भी उससे जुड़े हुए हैं। तो जब केदारनाथ का नाम आता है तो आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक संस्कृति और हिंदुत्व की जो एक शिखा कहेंगे कि जो उसके लिए एक हमारे मन में जो जिस प्रकार का भाव जागृत होता है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के प्रति, उत्तराखंड के जनमानस के प्रति, वो तो किसी से छिपा नहीं है। मगर कांग्रेस ने जिस भावना से और जिस केदारनाथ को देखा है वो वास्तव में बड़ा, उससे देख के मन दुखी होता है। मगर हमारी पार्टी ने केदारनाथ की, चाहे जब भी जो कठिन से कठिन समय हुआ, हम जब प्रतिपक्ष में रहे हो या सत्ता में रहे हो, हमने केदारनाथ विधानसभा के लिए, केदारनाथ धाम के लिए, केदारनाथ के लोगों के लिए, केदारनाथ के आध्यात्म के लिए, संस्कृति के लिए हमने भरपूर प्रयास किया है कि उसके गौरव को बढ़ाया ही जाए। हमारे समय में आपको कोई भी ऐसा विषय आपको देखने को नहीं मिलेगा कि केदारनाथ की, चाहे चारधाम केदारनाथ की यात्रा हो या पूरे चारधाम की यात्रा हो, किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न किया गया हो। अभी अगर आप केदारनाथ का आंकड़ा भी उठा के देख ले और कांग्रेस की 5 साल की सत्ता का आंकड़ा उठा के देख ले, तब भी उसके समकक्ष खड़ा नहीं कर पाओगे आप। और हमारे समय पे तो जो हमें उत्तराखंड मिला भी था, ऐसा कंगाल उत्तराखंड मिला था, भ्रष्टाचार से मुक्त, और कुछ शासन व्यवस्था जो थी या पुलिस व्यवस्था जो थी वो आईसीयू के अंदर थी। उस जैसे सिस्टम को प्रदेश में जिस प्रकार से उसको खत्म करना और उत्तराखंड के गौरव को पुनर्स्थापित करना वास्तव में दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने केवल जो कहा है राजनीतिक गठन, जब से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, जनसंघ के लिए कहा कि सत्ता हमारे लिए कभी साध्य नहीं रही है, सत्ता हमारे लिए सेवा का माध्यम रही है। और केदारनाथ धाम में जब आपदा का संकट आया, भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर सत्ता में रहते हुए और प्रतिपक्ष में रहते हुए, चाहे राज्य जो हम प्रतिपक्ष में थे, राज्य में जो सत्ता थी उसके साथ खड़ा होना हो, हमने अपने फर्ज को बखूबी निभाया है। 2013 की आपदा के बाद जिस प्रकार की त्रासदी उत्तराखंड ने देखी है, उसको वहां के पुनर्विकास, वहां के पुनर्निर्माण के लिए जो लक्ष्य तय किया गया था 2022 तक, उन परियोजनाओं पे पूर्ण रूप से काम किया जा चुका है। और अभी 188 करोड़ की 22 ऐसी परियोजनाएं हैं जिसपे यशी जी काम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सारी परियोजनाओं की और भी घोषणा की है, और हम जो घोषणा करते हैं उसको धरातल पर उतारते हैं। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रहा है। उस में मैं आपको बता दूं, जितने भी कार्य हो रहे हैं स्थानीय लोगों की सहमति से, चलिए ठीक है सत्यवीर जी, देखिए हाँ वापस आते हैं, रुक जाइएगा। शांति भट्ट जी, सत्यवीर जी ने बहुत कुछ गिना दिया है, वो बता रहे हैं कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि विकास कितनी तेजी से उत्तराखंड में हो रहा है, केदारनाथ में हो रहा है, और जनता उनको ही जिताने वाली है। शांति भट्ट जी, यशी जी, जब भी भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन की घोषणा करेगी, कांग्रेस पार्टी मुस्तैदी से खड़ी है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कब भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन की घोषणा करे। हमारी तैयारी श्री केदार धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के दौर में ही शुरू हो चुकी थी। हमारी पुख्ता तैयारी है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने 2 बहुत ही अनुभवी यंगेस्टर लीडर्स को, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी को और वीरेंद्र जाति जी को, माननीय विधायक झबरेड़ा, दोनों को ऑब्जर्वर के रूप में वहां भेजा है। और जो सर्वे पार्टी का अंदरूनी चल रहा है, शीघ्र उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, प्रत्याशी भी सामने होंगे। हमारी पूरी तैयारी है, ग्राउंड जीरो पर हम मुस्तैदी से खड़े हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता खड़ा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से केदार घाटी की लगातार उपेक्षा की है, करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था को गहरा आघात पहुंचाया है। जब निर्वाचित विधायक
दिवंगत दीदी शैला रावत जी का निधन हुआ, ठीक उसी दिन जब उनकी अंत्येष्टि अगस्त मुनि में हो रही थी, तब माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में केदार धाम की वहां शिलान्यास कर रहे थे। ये सब लोगों ने देखा है। क्या QR कोड का मामला है, 268 किलो जो सोना चोरी का मामला है, बहुत सारे ऐसे आरोप हैं जो इनके गिरेबान पर, जो इनके व्हाइट कॉलर पर लगे हैं। इनको अब जनता को जवाब देना है। जब वहां आपदा आई थी तब ये सारे लोग नदारद थे, इनके मंत्रीगण नदारद थे, जो प्रभारी मंत्री शांति थे पर जी, वहां कैंडिडेट्स को लेकर भी जरा क्लियर करिएगा स्थिति, क्योंकि कैंडिडेट्स भी आपके पास काफी हैं। अब ऐसे में आप किसको केदारनाथ पे उतारते हैं ये देखना होगा। हरक सिंह रावत का नाम लगातार चर्चाओं में है। जी, हमारे ऑब्जर्वर गए हैं, हमारे ऑब्जर्वर रिपोर्ट लेके आएंगे। ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो CWC है, हमारे जो संसदीय बोर्ड है वो बैठेगा, पार्टी का प्रत्याशी शीघ्र ही तय हो जाएगा। यहाँ स्थानीय रिपोर्ट भी जाएगी और पुख्ता रूप से वहाँ तैयारी है। हमारे सारे वरिष्ठ नेता वहाँ पहले ही दौरा कर चुके हैं। हमारे एक एक कार्यकर्ताओं से फीडबैक है। मैं कह रहा हूँ ना कि हमारी जो ग्राउंड जीरो की तैयारी है वो पूरी मुस्तैदी से है। हमारे जो निर्वाचन वाले साथी हैं, जो संभावित दावेदार हैं, वो सब क्षेत्रों में आज से नहीं लगातार डटे में एक एक गांव का भ्रमण कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जिन मंत्रियों की अब ड्यूटी लगाई है, लोग उनसे पूछ रहे हैं। 8 सांसद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश ने लगातार दिए हैं। लोग पूछ रहे हैं जो गांव आपने गोद लिए थे उन गांव के क्या हाल हैं। लोग इनके मंत्रियों से पूछ रहे थे कि जब 4 धाम यात्रा का तैयारी का समय था तब आप मौज मस्ती में कहाँ थे, जब यहाँ आपदा आई थी तब आप क्यों नहीं आए, जब लोग मिसिंग हो रहे थे उसको आपने उन डाटा को क्यों छुपाया। बहुत सारे पंडा पुरोहित उद्वेलित थे, शंकराचार्य जी पूछ रहे थे। सारे लोग जब इनसे सवाल पूछ रहे थे तब ये लोग कहीं धरातल पर नहीं था। इनको माँ गंगा, भगवान केदार तभी याद आते हैं जब चुनाव सामने होते हैं। उससे पहले जब उत्तराखंड पर कोई त्रासदी होती है तब ये सामने नहीं आते हैं, तब ये नदारद रहते हैं। इनकी पूरे मंत्री, ठीक है शांति भट्ट जी, वापस आएंगे, तो अब सब वापस आएंगे। थपलियाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थपलियाल जी, बात करें हम यहाँ पर तो जिस तरीके से चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, जो हमारी स्थिति है, हमारा इतिहास ही संघर्षों का रहा है। आज भी हमने राज्य के लिए संघर्ष किया और आज भी हम जो जनता के मूल मुद्दे हैं, चाहे मूल निवास का मुद्दा हो पहाड़ का, चाहे यहाँ पे जो राजधानी का मुद्दा हो, चाहे भू कानून का मुद्दा हो, उसमें हम एड़ी गाड़ के जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो लोकतंत्र का ये महापर्व जो केदारनाथ में आ रहा है, इसमें भी हमारी पूरी शिरकत रहेगी और हम बड़े तत्परता के साथ, मैं इस समय गुजरात में हूं और गुजरात की जो स्थिति है उसको मैं पूरा अपनी जनता को बताऊंगा कि किस तरह से आपको मूर्ख बनाया जा रहा है कि गुजराती मॉडल, गुजरात का मॉडल कह के, और जो दुर्दशा यहाँ गुजरात की है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठेठ गांव में मैं आज यहाँ बैठा हूँ, हापा में, जामनगर के पास है, और जो स्थिति यहाँ की है वो स्थिति मैं उनको बताऊं, क्योंकि हमारे भोले वाले पहाड़ियों को भरमाया जा रहा है। इस तरह की उन्होंने पूरी ताकत, अगर आप टीवी चैनलों में भी जब सुनते होंगे उनके प्रवक्ताओं को, तो उनकी भाषा, उनकी बोली, उनका रवैया, उनको क्या लेना देना वामपंथियों से, उनको ये नहीं मालूम कि वामपंथ के लोगों की जब है ही नहीं शिरकत कहीं, तो इनको वामपंथ का भूत क्यों सताता होगा? क्यों भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता को कहीं भूत नजर आ रहा है उसका वामपंथ का, और कह रहा है कि वामपंथ तो खत्म ही हो गई है, खत्म ही हो गई है। लेकिन मैं उसको कहना चाहता हूं कि वामपंथ कभी खत्म नहीं हो सकता। तुम 6 जन्म ले लो और तुम ये गुब्बारे फैलाते रहो, जनता को मूर्ख बनाते रहो और केदारनाथ में चोरी करते रहो, डकैती डालते रहो, बाबा बाबा केदार का नाम ले लेकर, तुम में वो भगवान केदार भी नहीं भक्सेगा और जनता भी नहीं भक्सेगी। देखते रहना, आप वो समय आएगा जब लोगों को मालूम पड़ेगा कि किस तरह के धोखा तुम जनता को देते आ रहे हो। और यहाँ पे जिस तरह का धोखा आपने हरियाणा में लोगों को रखा, किस तरह से वहां पे जो रचना रची गई, वही रचना तुम यहाँ भी रचोगे। मैं निश्चित रूप से, मैंने यहाँ पे अपना संसदीय चुनाव भी देखा था। और बजाओ तालियां, क्या सिर भी लगाओ दीवारों पे, इतनी खुशी करो कि टांग भी ऊपर कर दो कि, लेकिन तुम जिस तरह से जनता के मुद्दों की अनदेखी करके
केवल केवल लोगों को बदनाम करके, चाहे कांग्रेस विपक्ष के पूरे दलों को, और जिस तरह से मैं इस समय पूर्व सैनिकों के बीच में काम कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि पूर्व सैनिकों के बीच इनकी यूनिवर्सिटी क्या क्या यूं भगवान किस तरह से उन भोले भाले वीरों को ये दिग्भरमा रहे हैं, मैं कान पकड़ में हैरान। निश्चित रूप से इस तरह की जो राजनीति ये खेल रहे हैं, ये राज्य के हित में भी नहीं है, जनता के हित में भी नहीं है और देश के हित में भी नहीं है। निश्चित रूप से मैं तो कभी कभी ये कह रहा हूं कि ये देशद्रोह से कम काम नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से ये जेलेंस्की को दिखा रहे हैं, इस समय मैं देख रहा कि अभी उनके पूर्व सैनिकों के बीच में इन्होंने वायरल कर रखा है कि जेलेंस्की जो यूक्रेन का राष्ट्रपति है उसकी तरह यहाँ पे राहुल गांधी काम कर रहा है। मैं दंग रह गया। जो जिस जेलेंस्की को यहाँ का प्रधानमंत्री अपना मित्र बताता है, वो उन्हीं को हमारी जनता के आगे किस तरह पेश कर रहे हैं, जिस तरह से ये ठीक है। थपलियाल जी वापस आएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहेगा। उसके बाद अरुण शर्मा जी आपका रुख करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात कर रहे हैं देवभूमि के दंगल में। आज हम जहां केदारनाथ में उपचुनाव होने हैं, दोनों ही राजनीतिक दल जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि तस्वीर जल्द ही साफ होगी। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं दावेदार हजार लंबी कतार। चर्चा इसी पर मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए अरुण शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, केदारनाथ उपचुनाव दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए काफी महत्वपूर्ण नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी इसे जरूर जीतना चाहेगी, क्योंकि एक तो पहले भी ये बीजेपी के खाते में ही ये सीट रही और दूसरा रीजन ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ से जुड़ी आस्था। जिस तरीके से विपक्ष तमाम सवाल खड़े कर रहा है, चाहे वो सोना चोरी को लेकर हो, क्यूआर कोड को लेकर हो, दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर को लेकर हो, ये मुद्दे जो हैं वो लगातार कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे थे। अब बात करते हैं दावेदारों की भी, अगर तो दावेदार भी हजार हैं, एक लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन जिताऊ कैंडिडेट चुनना मुझे लगता है दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए काफी मुश्किल भरा काम रहने वाला है केदारनाथ के लिए। देखिए यशी, क्योंकि आने वाले दिनों में ये चुनाव की घोषणा होने वाली है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ इसमें भी घोषणा हो जाएगी। यूपी के जो 10 सीट है, उत्तराखंड की 1 सीट है और तमाम और सीटें जो खाली हैं देश में, उन सब की घोषणा हो जाएगी। और ये लगता है कि 15 नवंबर से पहले चुनाव की घोषणा हो जाएगी और 25 दिसंबर से पहले चुनाव संपन्न हो जाएंगे। ये लग रहा है, या नवंबर लास्ट में भी संपन्न हो सकते हैं। ये चुनाव आयोग कार्यक्रम तय करेगा। अब उसमें सबसे महत्वपूर्ण, पूरे मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में चुनाव एक तरफ और केदारनाथ का चुनाव एक तरफ, क्योंकि केदारनाथ का जो चुनाव है कहीं ना कहीं ये हिंदुओं की आस्था का चुनाव भी। अयोध्या हार चुके हैं, बीजेपी हार चुकी है, बद्रीनाथ बीजेपी हार चुकी है। अब केदारनाथ पे पूरे देश की निगाह है, क्योंकि केदारनाथ सनातन धर्म से जुड़ा हुआ कॉन्स्टेंसी है। और केदारनाथ को कुछ सालों में, जब से प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने हैं 2014 के बाद, जिस तरह वहां पुनर्निर्माण काम किए गए, उससे भी चर्चा में केदारनाथ रहा है। वो दीगर बात है कि विपक्ष किन किन चीजों को मुद्दे बनाएगा, वो मुद्दे बनाना अलग बात है, लेकिन महत्वपूर्ण चुनाव है। और चुनाव को पूरे देश में इसलिए देखा जाएगा कि जब अयोध्या बीजेपी हार गई, बद्रीनाथ बीजेपी हार गई, अब केदारनाथ में क्या होगा, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और पूरे देश के जनमानस का ये दिमाग मथ रहा है। अब देखिए, अगर हम राज्य बनने के बाद देखें तो केदारनाथ में बीजेपी को भी एक बार सफलता मिली है, 2 बार, और कांग्रेस को भी सफलता मिली है, चाहे वो शैला रानी रावत के रूप में हो, मनोज रावत के रूप में हो, वो जीते हैं। और शैला रानी रावत 2016 में जब हरीश रावत के खिलाफ एक विद्रोह हुआ था और उत्तराखंड में राष्ट्रपति चुनाव
लग गया, राष्ट्रपति शासन लग गया था, तो ऐसी घटना की गवाह रही है शैला रानी। और शैला रानी उस टाइम बीजेपी में आ गई थी और बीजेपी ने अपना वादा निभाते हुए शैला रानी को वहां से टिकट दिया था। एक बार वो बीजेपी हार गई, फिर जीत गई थी और वर्तमान में विधायक थी। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के पास प्रत्याशियों की लंबी लिस्ट होगी, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन कौन मैदान में आ सकता है, इसी पर शायद आप चर्चा कर रही हैं। बिल्कुल। तो बीजेपी से आशा नौटियाल पहले विधायक रही है, बहुत प्रबल दावेदार है, और शैला रानी रावत जी की जो पुत्री है ऐश्वर्या, हाँ जी, उस पर भी बीजेपी दांव लगा सकती है। लेकिन जो हमें पता लगा है कि शैला रानी के जो भाई हैं, कांग्रेस के विधायक हैं विक्रम सिंह प्रतापनगर से, तो कहीं ना कहीं वो उनके संपर्क में भी है। तो ऐश्वर्या की स्थिति यह है कि अगर बीजेपी टिकट नहीं देती तो कांग्रेस उनको देने के लिए तैयार बैठती। लेकिन कांग्रेस से मनोज रावत लगातार पिछला चुनाव हारने के बाद लगातार वो मैदान में है और जगह जगह जनसंपर्क करते घूम रहे हैं। और मुझे लगता है कि हरीश रावत ने उनको यह आश्वासन दिया है कि उनको चुनाव लड़ाया जाएगा, तो इसलिए वो अपनी तैयारी रखें और इसी को देखते हुए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी से अजेंद्र अजय जो बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, वो भी दावेदार है और इसके अलावा भी दावेदार कोठियाल साहब भी तो हैं। कौन? अजय कोठियाल जी, कर्नल अजय कोठियाल भी है, एक बार चुनाव वो निर्दलीय लड़ चुके हैं वहां से। तो वो, लेकिन जो प्रमुख नाम मैं आपको बता रहा हूं, अंतिम फैसला उन्हीं में से हो। अब दिलचस्प यह है कि कांग्रेस वहां यात्रा निकाल चुकी है केदारनाथ तक, और भले ही वो आपदा को देखते हुए बीच में रोकनी पड़ी थी और बाद में उन्होंने एक सांकेतिक रूप से वो यात्रा पूरी करी, लेकिन यात्रा करी और उस यात्रा के बहाने केदारनाथ की तरफ पूरी दुनिया का, देश का ध्यान कांग्रेस ने आकर्षित किया। लेकिन बीजेपी भी लगातार वहां संपर्क में है लोगों के, और मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों जो घोषणाएं की है केदारनाथ को लेकर, वो उन घोषणाओं से अलग जो प्रधानमंत्री मोदी वहां काम करवा रहे हैं, उसके अलावा जो घोषणाएं की है, जैसे वहां के संगठन ने दिया है मुख्यमंत्री को सुझाव, उस हिसाब से उन्होंने घोषणाएं की। और उसके साथ साथ ये भी बात है कि बीजेपी ने जो केदारनाथ विधानसभा के 5 मंडल है, उनकी जिम्मेदारी 5 अपने मंत्रियों को सौंप दी कि वो हर मंडल का दायित्व तो एक मंत्री निभाएगा और वही उस मंडल की कार्यप्रणाली को देखेगा कि वो किस तरह जनता में, महिलाओं में, किसानों, युवाओं में काम कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है कि वहां महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, इसलिए पूरा का पूरा चुनाव महिला केंद्रित कहीं ना कहीं रहने वाला है। पुरुषों की संख्या कम है। जब ऐसे चुनाव होते हैं तो एक सिंपैथी कार्ड खेला जाता है और जाहिर है कि वो सिंपैथी ऐश्वर्या रावत को टिकट देने से ही आएगी। वो मैंने पहले ही उल्लेख किया उसका। इससे पहले जो चुनाव हुए हैं उसमें हम लोगों ने देखा है कि बहुत क्लियर कट रहा है कि भाई ये नहीं रहे तो अब इनकी जगह इनके बेटे या बेटी जो भी हैं उनको टिकट दे दिया गया। लेकिन इस बार कैंडिडेट्स में संशय है। नहीं, अभी तक, क्योंकि देखिए अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, इसलिए ये संशय तब तक बना रहेगा जब तक दोनों प्रमुख दलों के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक नहीं होती, तब तक ये संशय बना रहेगा। और ये संशय उसी दिन तक है जब तक नामों की घोषणा, नामों की घोषणा होने के बाद वो संशय खत्म हो जाएगा। लेकिन तब तक वो प्रयासबाजी चलती रहेगी कि कौन किसको टिकट देगा। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया है कि ऐश्वर्या के संपर्क दोनों जगह बीजेपी ने, क्योंकि मां थी इसलिए है, और वहां उनका मामा है कांग्रेस में विक्रम सिंह नेगी, प्रतापनगर का जो विधायक है वो मामा है। तो दोनों चीजें सामने हैं, उसके दोनों हाथों में लड्डू है, गेंद कहीं भी जा सकती है। तो ये स्थिति ठीक है। अरुण जी वापस आते हैं। सत्यवीर जी, देखिए बिना इधर उधर की बात करे हुए, बिना विकास कार्य गिनाए
और बिना बीजेपी की बहुत सारी तारीफ करते हो, आप मुझे सिर्फ सीधे सीधे बताइए कि जो मुद्दे विपक्षी दलों द्वारा उठाए गए या जिस तरीके से जो मुद्दे हमने देखे कि धरातल पर इस बार कांग्रेस लेकर गई है, जैसा कि अरुण जी ने कहा कि जाहिर है कि इसकी वजह से जनता का ध्यान आकर्षित हुआ है, आपको नहीं लगता ये मुद्दे इस बार केदारनाथ चुनाव के लिए आप पर भारी पड़ सकते हैं? यशी जी, पूरी ईमानदारी के साथ बताना चाहूंगा, आपके पैनल में बहुत ही सम्मानित अरुण जी ने कहा कि अयोध्या हारे बद्रीनाथ हारे। अयोध्या के लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा यशी जी, अब समझ में आता है कि इतने वर्षों तक राम मंदिर बनने में समय क्यों लगा, और बद्रीनाथ में जिस प्रकार का परिणाम आया है हमने उससे सीख ली है। और जहां तक बात आती है, दावेदारों की बात आई है, तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ शुरू से ही, पार्टी के उदय होने से ही, हमारा असली दावेदार हमारा कमल का फूल है। हमारी पार्टी बहुत ही संतुलित है और सैद्धांतिक और विचारों पर और मूल्यों पर चलने वाली पार्टी है, और कार्यकर्ता आधारित पार्टी पूरे देश में है तो भारतीय जनता पार्टी है, जहां कार्यकर्ताओं की राय ली जाती है, उसके बाद पार्टी का निर्णय होता है, उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है। हमारे यहाँ संगठन में जिस प्रकार की कार्यशैली है उससे पूरा विश्व परिचित है, और मुझे लगता है कि अगर जिनको थोड़ा सा भी अभी भी किसी को समझने में अगर कमी रही हो तो हरियाणा चुनाव के वो एग्जिट पोल और हरियाणा चुनाव में जिस प्रकार का बवंडर देखने को मिला, वो सबको मुझे लगता है कि उससे सीख लेनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कितने वैचारिक और कितने सैद्धांतिक और लोगों के बीच में रह के काम करती है, तब जाके इस प्रकार के परिणाम आते हैं। आपने कहा केदारनाथ की बात करी, एक सेकंड रुक जाइए, कभी कभी बोलना शुरू करते हैं तो रुकते ही नहीं है। मेरा सवाल ये है कि ये कॉन्फिडेंट तक तो ठीक है कि भैया आपको कॉन्फिडेंस है कि आप केदारनाथ जीतेंगे, जो ओवर कॉन्फिडेंस है कि नहीं हम हरियाणा जीत कर आए हैं, तो हारे भी आप बहुत जगह हैं, जम्मू कश्मीर भी आप हारे ही हैं, जीत नहीं गए। जम्मू कश्मीर की आपने बहुत अच्छी बात करी है, मैं उसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं करता कि आपने प्रश्न पूछा है, बहुत भारी भरकम प्रश्न है, ऐसा कोई विषय नहीं है, और ना हम कभी घबराए हैं इससे। हम तब नहीं घबराए जब 2 थे, आज तो हम 3 बार केंद्र में सरकार बनाई है, 15 राज्यों से अधिक राज्यों हमारी सरकार है, एक समय 19 राज्यों हमारी अपनी सरकारें थी। यशी जी, आपने जम्मू कश्मीर की बात करी, मैं चाहता हूं पुरजोर तरीके से आपको इस प्रश्न को उठाना चाहिए। आप उठा के देख लीजिए, जितने भी वहां पे दल चुनाव लड़े हैं इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी, सबसे अधिक मत प्रतिशत किसका है? भारतीय जनता पार्टी का। आप समझ सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी का अब किस प्रकार से ग्राफ जम्मू कश्मीर के अंदर भी बढ़ रहा है। वो दिन दूर नहीं होगा यशी जी जब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। आप पहले ऐसे प्रवक्ता नहीं है जो ये बात कह रहे हैं, ये सुन सुन के मैं थक चुकी हूँ कि हमने बहुत वहाँ पे मैंडेट जीत लिया, हमारी बहुत ज़्यादा सीटें, उसमें हमने सीटें जीती हैं अकेले दमखम के साथ, जहाँ बीजेपी पहले इतना कम लाती थी अभी इतनी ज़्यादा सीटें ले आई है। देखिए ये सब नहीं, हार हार होती है, 1 सीट से हो, 2 सीट से हो, 1 वोट से हो, 2 वोट से हो, ठीक है, हारे हैं आप। सुनिए हारे हैं आप, और जम्मू कश्मीर तो विषय ही नहीं है हमारा, जम्मू कश्मीर विषय नहीं है, हम उत्तराखंड पर आते हैं ना, प्लीज केदारनाथ पर बात कर लेते हैं, केदारनाथ पर बात कर लेते हैं, हमें आपकी हरियाणा जीत से मतलब नहीं है। और अयोध्या का जिक्र इसलिए हो जाता है क्योंकि आप सीना ठोक के कहते थे कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। उसके बाद जब आप बद्रीनाथ हार गए तो कांग्रेस ने इसको ले लिया कि अयोध्या और बद्री हारे हैं, इसके बाद केदारनाथ की बारी है। तो आपने जो दिया, आपको घुमा के ही वहां पर कांग्रेस दे रही है, और आप अब ये स्लोगन कांग्रेस का हो गया। तो प्रॉब्लम ये है कि आप मुझे ये बताइए, मैंने आपसे सीधे सीधे कहा था कि इधर उधर की बात ना करते हुए आप मुझे बताइए कि क्या ये मुद्दे धरातल पर आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और अगर पहुंचाएंगे तो इससे निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? आपको ऐसे ही अपने मंत्री वहां नहीं घुमाने पड़ रहे, वजह है क्योंकि आपको पता है कि केदारनाथ साख का विषय है। अब मेरा उत्तर लीजिए यशी जी, बड़ी प्रसन्नता होती है जब आप काशी की बात करती हो, बद्रीनाथ की बात करती हो, प्रयागराज की बात करती हो, रामेश्वरम की बात करती हो, आप केदारनाथ की बात करती हो, बड़ी प्रसन्नता होती है। भारतीय जनता पार्टी को आप उठा के देखिए। हाँ, इसके बाद शांति भट्ट जी आपसे जवाब लेते हैं। शांति भट्ट जी यशी सुन पा रहे हो मेरे को? रुकिएगा, आपका प्रॉब्लम कर रहा है आवाज, सत्यवीर जी हम आते हैं आपके पास। शांति भट्ट जी। यशी जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के एक स्लोगन के माध्यम से आवाज गूंज रही है।
जनता पार्टी का लगातार लेकिन इस बार केदारनाथ में अगर इन्होंने चंडीगढ़ तो इनका नाश होना तय है। केदार की भूमि का काम किया। आवाज गूंज रही है यशी जी। ठीक है शांति भट्ट जी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, आवाज नहीं ठीक आ रही है। वापस आते हैं, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। रुकेंगे ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब लिख रही है नई दास्तान। सिर्फ 6 महीनों में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 45% की कमी आई है। इस बार SSF करके किन्नियां मौतां घट गईयां। जे 50% भी घटा लिया 3000 बंदे दी जान बच जूगी जी, 3000 बंदे दी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के एक कदम ने तस्वीर बदल कर रख दी। नतीजा, पंजाब को मिली एक ऐसी फोर्स जो पंजाब में सड़क सुरक्षा को लेकर समर्पित है। ऐसे ही बड़े रहते थे जी रोड पे, कोई पूछने वाला नहीं था जी कि एक्सीडेंट हो गया, जरूरत है किसी चीज की, पर अब एक कॉल करो, बंदे हाजिर। SSF सिर्फ दुर्घटनाग्रस्तों की मदद ही नहीं करती, बल्कि ये सुनिश्चित भी करती है कि किसी भी हाल में सड़क सुरक्षा से कोई समझौता ना हो। हमारा मोटिव है 1 सेकंड गवाए बिना राहत पहुंचाना हर कीमत पर। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी से लैस, मुश्किल से मुश्किल स्थिति का सामना करने में पूरी तरह सक्षम। अब तो अकेले ट्रैवल करने में भी डर नहीं लगता, क्योंकि पता है SSF इज जस्ट अ कॉल अवे। जय हिंद जी, पंजाब पुलिस कंट्रोल रूम 112। अपने फर्ज के लिए हमेशा तैयार, जिसका रिस्पांस टाइम है तेज, बहुत तेज। उस दिन अगर जरा सी भी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। सिर्फ 6 महीनों में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 45% की कमी आई है। सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब, हर सफर में साथ हमारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं आज हम जिस तरीके से दावेदार हजार हैं, एक लंबी कतार है, लेकिन किसको केदारनाथ में टिकट मिलेगा ये तो देखने होगा। चर्चा इसी मुद्दे पर कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। शांति भट्ट जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। मैं कह रहा हूँ आज टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है और पता ही नहीं चल रहा है कि क्या चल रहा है। कह रहा हूँ जैसे अयोध्या जी का, फैजाबाद का ये चुनाव हारे हैं, मंगलौर का चुनाव हारे हैं, बद्रीनाथ जी का चुनाव हारे हैं, केदारनाथ जी के चुनाव की हार इनकी तय है। सारी रिपोर्टें इंटरनल आ रही हैं, इसलिए ये डर डर कर चुनाव की घोषणा कर रहे हैं, चुनाव आयोग पर दबाव बना रहे हैं। आज नहीं कल करिए, कल नहीं परसों करिए। 2 महीने 25 दिन का समय मात्र इनके पास रह गया केदारनाथ चुनाव के लिए, और ये निकाय चुनाव साल भर से नहीं करा पा रहे हैं। हाईकोर्ट की लगातार फटकार मिल रही है, अवमानना के नोटिस पड़े हुए हैं, अगले महीने पंचायतों के कार्यकाल भी पूरे हो रहे हैं। तो इस सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, जिसके राजकाज में साइबर अटैक हो गया हो, जिसकी सारी वेबसाइटें हैक पड़ी हुई हो, जिसकी जेलें सुरक्षित नहीं हो, कैदी फरार हो रहे हैं, महिलाओं पर यौन शोषण के लगातार आरोप हैं। तो ये सरकार, इसमें ना पत्रकार सुरक्षित है, ना व्यापारी सुरक्षित है, ना बहन बेटियां सुरक्षित है। ये सरकार है ही नहीं। 4-4 मंत्री पद खाली पड़े हैं, मुख्यमंत्री देश भर में घूम रहे हैं, लेकिन केदारनाथ जी में अब झूठी घोषणा करने आ रहे हैं। क्या होगा इन घोषणाओं से? 2 महीने का समय रह गया, आचार संहिता लागू होने वाली, किसी भी समय लागू। यशी जी, पिछले 10 मिनट से चल रहा है इनका। जबरदस्ती की बात मत करिए सत्यवीर चौहान जी।
तो इसलिए हम लगातार पिछले 10 मिनट से चल रहा है यशी जी, अगर आप टाइम देखोगे आप शांति डिस्कनेक्ट हो गए थे तब भी ये प्लीज, बोल अभी रहे तो हम थे। ब्रेक से वापस आए। मुझे नहीं लगता अभी 2 मिनट हुए उनको अपना वक्तव्य रखते हुए। आप 15-15 मिनट बोलते हैं तब आपको नहीं टोकता बीच में कोई। आपको सिर्फ ये है कि मैं अगर डिबेट पे बैठूं तो सिर्फ मैं ही बोलता रहूं, बाकी सबकी बोलती बंद रहे। शांति भट्ट जी, आप अपना वक्तव्य रखिए। हम कह रहे हैं ना यशी जी, अरे अब आपको गोद लेना पड़ेगा। 8 सांसद लोकसभा में गए हैं, उन 8 सांसदों ने 8 रुपए का काम नहीं किया अभी तक। इनके विधायकगण जो हैं वो विधायक निधि खर्च नहीं कर पा रहे हैं। पिछले दिनों रिपोर्ट छपी थी। अच्छा आपने ही प्रकाशन निकाला था। रिपोर्ट छपी है, अधिकांश विधायक विसर्जी साबित हुए। जैसे विधायक निधि जो 5-5 करोड़ रुपए मिलता है, जनता का पैसा है, जनता के विकास के लिए उसको अपना पैसा समझकर कुंडली बांधे बैठे हैं, वो भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं। अब केदारनाथ जी में इन्होंने जो मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है वो दर दर भटक रहे हैं, लोग उनकी मीटिंगों में नहीं आ रहे हैं, उनका बाइकआउट कर रहे हैं। ये केदारनाथ जी में दिख रहा है साहब। तो इसलिए ये हार तय है भारतीय जनता पार्टी की केदारनाथ जी में, जैसे बद्रीनाथ जी में हुई थी। जी, ओवर टू यू यशी। ठीक है सत्यवीर जी, जवाब दीजिए। इसके बाद थपलियाल जी मैं आपके पास आती हूँ फटाफट। जी, कांग्रेस की जमीन इतनी हिली हुई है कि वो आप उनके तमाम नेताओं के बयान उठा के देख लीजिए। जब एक तथाकथित यात्रा निकालते हैं और आपदा आती है, आपदा में कांग्रेस के जो तमाम नेतागण जाते थे उनको भी रेस्क्यू करना पड़ा, और जो वहां पर जो उस समय धार्मिक यात्रा में तो उनको भी रेस्क्यू करना पड़ा। और देखा कि उस समय जो कैंप भी लगे थे कैसे उसमें घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा बार कॉल कर दे रहा। बोलिए सत्यवीर जी। यशी जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। यशी जी, एक्चुअली कुछ आज दिक्कतें आ रही है तो उस वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि पता नहीं चला। हाँ यशी जी, तो उस समय देखा भी होगा, आपदा के समय इनको भी रेस्क्यू करना पड़ा, और जो उस समय तीर्थ यात्री जा रहे थे उनको भी रेस्क्यू करना पड़ा, और जो राहत कैंप लगे हुए थे उसमें धावा बोलने का काम किया था, मगर वहां की जनता इतनी सचेत है कि इनके प्रदेश अध्यक्ष को भी उल्टे पैर भागना पड़ा। अरे मान्यवर जी, 2013 में बता देते रास्ता तो ये स्थिति ना होती है आपके उत्तराखंड के अंदर। 2017 में भी अब शांति प्रसाद भट्ट जी थोड़ा सा धैर्य, जलेबी खा लीजिए, तब तक जलेबी खाइए। शांति प्रसाद भट्ट जी, जलेबी खा लीजिए। वो जो फैक्ट्री लगाई है ना राहुल गांधी ने, उसमें उसकी जलेबी खाइए, उसकी जलेबी अच्छी, बहुत अच्छी जलेबी है। जी फटाफट अपनी बात को पूरा करेंगे। ठीक है सत्यवीर जी, देखिए वक्त की कमी है। यशी जी, शांति, ठीक है शांति जी रुक जाइए। पीसी थपलियाल जी फटाफट अपना वक्तव्य रखिए इस पर। आरोप प्रत्यारोप जारी है। पीसी थपलियाल जी से हिजबुल्लाह के ऊपर थोड़ा सा बुलवा लेना। उत्तराखंड की जनता बहुत ही दुखी है कि उनको एक जवाब नहीं मिला कि जो एक मुद्दा उठाया था भ्रष्टाचार का, जिसमें कि इनके मंत्री को 8 अक्टूबर तक का जवाब देना था मंत्रिमंडल को, लेकिन निराश हैं हम लोग कि ये लोग आज उन भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े मिल रही है हमारी सरकार। बहुत दुख है, हमें दुख है इस बात का कि उत्तराखंड में जो हमारी भाजपा है वो केवल मोदी जी के नाम पे जीतती हुई आ रही है। हम सब जानते हैं इस बात को, जनता का पूरा विश्वास है इस पे। लेकिन जो यहाँ की लीडरशिप है, आज इनके हालत ये है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री बदलना चाह रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री नहीं मिल रहा। ये यहाँ पे विधायक ढूंढना चाहते हैं केदारनाथ के लिए, लेकिन विधायक नहीं मिल रहा है। और वहां पे बात दुआई करते हैं कि परिवारवाद। और अभी देखो आप उसी विधायक की बेटी की तलाशी कर रहे हैं कि इस बेटिया को किस तरह से हम खड़ा करें, जिस तरह से हमने बीसीसीआई से आईसीसीआई में अमित शाह का बेटा, तो ये हम बिल्कुल परिवारवाद के खिलाफ हैं, लेकिन हम परिवारवाद करते हैं। ऐसे दोगले नेताओं को इसकी यहाँ की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। मैं जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, गणमान्य प्रवक्ताओं को पूछता हूँ कि भाई तुमने आना क्यों छोड़ दिया, उन्होंने बोला हम तो गली के गुंडों को भेजते हैं जो करते रहे। अरुण शर्मा जी, बहुत कम शब्दों में आपका वक्तव्य चाहूंगा मैं इस पर। अरुण शर्मा जी, ठीक है रुक जाएगा। अरुण शर्मा जी, काशीराम, ये समाजवादी पार्टी की गोदी में खेलने वाले लोग, अरुण शर्मा जी जो कहते हैं कि हम क्रांति। अरुण शर्मा जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लूंगी मैं फटाफट। ये संस्कार ठीक है सत्यवीर जी, हो गया, रुक जाइए। सत्यवीर जी हो गया, रुक जाइए। अरुण जी चलिए कि केदारनाथ जो चुनाव होगा, गले झंडे की तरह बोल रहे हो, निकट चुनाव होगा, लगी रहा आपके व्यवहार से। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पूरे दमखम से मैदान में,
कोई कमी नहीं करना चाहेगा, और इसीलिए कांग्रेस वहां पूरी तैयारी कर रही है और बीजेपी भी पूरी तैयारी कर रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जब चुनाव आयोग इस चुनाव की घोषणा करता है, चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करता है, तो किसे उम्मीदवार बनाया जाता है, ये महत्वपूर्ण है। आज हम नामों पे चर्चा कर चुके हैं जो संभावित नाम है, और मुझे लगता है उन्हीं में से कोई ना कोई उम्मीदवार इस चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी से मैदान में होगा। जी यस, ठीक है, आप सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे जहां एक और केदारनाथ उपचुनाव को लेकर दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं और दोनों ही जीत को लेकर काफी आश्वस्त हैं, लेकिन जनता किसे चुनेगी आने वाला वक्त बताएगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।